नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है जुड़वा भाई। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। मयंक राज्य की सीमाएं बड़ी विशाल थी। आसपास के अनगिनत छोटे छोटे राज्य मयंक राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते थे। मयंक राज्य के राजा थे मुकुल। उनके 4 बेटे थे, सुयश, राघव, अजीत और कुलवंत। चारों भाइयों के मन में एक दूसरे के प्रति भरपूर स्नेह और सम्मान था। दैव योग से एक बार राजा मुकुल गंभीर रूप से बीमार पड़े। आह! राजवैद्य के लाख उपचार के पश्चात भी उन्हें बचाया ना जा सका। पिताजी महाराज, राजकीय सम्मान के साथ राजा मुकुल का अंतिम संस्कार किया गया। तत्पश्चात राजमाता, आप ही बताएं कि आपके चारों पुत्रों में से अब किसको मयंक नगर का राजा बनाया जाए। राजपुरोहित जी, आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, आप ही इस बात का निर्णय कीजिए। तो सुनिए राजमाता, मेरा अनुभव तो ये कहता है कि चूंकि युवराज सुयश ने ही महाराज की चिता को मुख अग्नि दी है, इसलिए उन्हें ही मयंक नगर का राजा बनाया जाए। मुझे ये स्वीकार है राजपुरोहित जी। ऐसा ही किया गया। महाराज सुयश की जय। महाराज सुयश अमर रहे। राजा बनने पर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने पिता की तरह ही अपनी प्रजा के सुख दुख का भली भांति ज्ञान रखूंगा और राज्य की सुख समृद्धि के लिए कुछ भी करने को सदैव तत्पर रहूंगा। उस रात जब चारों भाई महल में एकत्रित हुए, मेरे भाइयों, चूंकि हमारे राज्य के अधीन अनेक राज्य हैं, वे सभी राज्य अभी तक राजा से विहीन थे। मैं उन सभी ऐसे राज्य को एक जगह मिलाकर 3 राज्य बना रहा हूँ। ऐसे पहला राज्य होगा राघव नगर, उनका राजा होगा राघव। दूसरा राज्य होगा कुलवंत नगर और उसका राजा होगा कुलवंत। ऐसे तीसरे राज्य अजीत नगर का राजा होगा अजीत। क्या तुम्हें मेरी ये योजना स्वीकार है? आप अब इस विशाल साम्राज्य के राजा हैं, इसलिए आपका हर आदेश मानना हमारा परम कर्तव्य है भैया। तब राघव नगर का राजा बना, कुलवंत नगर का राजा बना और अजीत नगर का राजा बना। इस प्रकार समय बीतने लगा। राजा सुयश ने सुचारू रूप से राजपाट संभाल लिया था। राजा सुयश तो बहुत ही सुयोग्य निकले और पिता के सारे गुण उनके अंदर है। तुम ठीक कह रहे हो। राजा सुयश को कमी थी तो केवल एक बात की थी। महारानी पन्ना, हमारे विवाह को हुए पूरे 8 वर्ष हो गए हैं, पर अभी तक हमने संतान सुख नहीं पाया है। महाराज, पता नहीं क्यों भगवान हमसे रूठा हुआ है। काश भगवान हमें चांद से बेटे का मुख जल्दी दिखाए। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। एक दिन राघवनगर के प्रधानमंत्री चंद्रमौली से उसकी पत्नी अहिल्या ने कहा, स्वामी, हमारी पुत्री चपला अब विवाह योग्य हो गई है। इसके लिए किसी वर की तलाश कर इसका विवाह कर दीजिए ना। अहिल्या, चपला का विवाह करने को तो मैं कल ही कर दूं, पर सुंदरता में ये लाखों में से एक है। इसे इसकी योग्यता के अनुरूप ही वर मिलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, हमारी चपला है ही ऐसी। इसकी सुंदरता को देख कोई भी धनी मानी युवक इससे विवाह करने को शहर से तैयार हो जाएगा। अहिल्या, चपला के लिए मैंने कुछ और ही स्वप्न देखे हैं। कैसा स्वप्न स्वामी? मैं उसका विवाह मयंक नगर के राजा सुयश के साथ करना चाहता हूँ। महाराज सुयश के साथ? लेकिन वे तो पहले से ही विवाहित हैं। तो क्या हुआ? राजवंशों में राजा कई कई विवाह करते हैं। ओह, यदि ऐसा हो गया तो समाज में हमारा रुतबा कितना ऊंचा हो जाएगा। हाँ अहिल्या, हो सकता है तब महाराज मुझे मयंक नगर का ही प्रधानमंत्री बना दे, तब सब कुछ हो सकता है अहिल्या। तब फिर आज ही महाराज के पास जाकर उनसे इस विषय में वार्तालाप कीजिए स्वामी। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो अहिल्या। चंद्रमौली उसी समय राजा सुयश से मिलने चल दिया। जब वो मयंक नगर के राजमहल में पहुंचा,
प्रधानमंत्री चंद्रमौली जी, राघव नगर में सब कुशल मंगल तो है? हमारा भाई राघव ठीक तो है ना? हाँ महाराज, वहाँ सब कुशल मंगल है। फिर मयंक राज्य में आपका कैसा आना हुआ? महाराज, मयंक राज्य को मेरी ये यात्रा पारिवारिक यात्रा है। मैं यहाँ पारिवारिक प्रयोजन से आया हूँ। आपका वो पारिवारिक प्रयोजन कौन सा है प्रधानमंत्री जी? महाराज, मेरी एक बेटी चपला है, वो विवाह योग्य हो गई है। सुंदरता के मामले में अप्सराएं भी उसके आगे पानी भरती हैं। मैं अपनी उसी बेटी के लिए सुयोग्य वर की खोज में यहाँ आया हूँ। ओह, तो यहाँ उसके लिए कोई योग्य वर मिला? हाँ महाराज, वर तो मिल गया है, पर वर की ऊंची हैसियत देखकर उससे इस विषय में वार्तालाप करने से डरता हूँ। कहीं वो मना कर दे तो? हमें बताइए, वो कौन युवक है जिसे आपने अपनी बेटी के लिए चुना है? तो सुनिए महाराज, वो आप हैं। क्या? हम? हाँ महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का विवाह आपके साथ हो जाए। चंद्रमौली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। महारानी पन्ना तो बाज है, उनसे तो आपको कोई संतान होने से रही। संतान सुख पाने के लिए आपको दूसरा विवाह तो करना ही पड़ेगा महाराज। फिर मेरी बेटी हर तरह से आपके योग्य है। मैंने कहा ना, सुंदरता के मामले में अप्सराएं उसके सामने पानी। खामोश चंद्रमौली, मैंने तुम्हारी बहुत बक बक सुन ली है, अब और नहीं सुनूंगा। माना कि तुम्हारी बेटी सुंदर होगी, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम उसे राजवंश में ब्याहोगे। तुम्हारा दिमाग में ये विचार आया कैसे? तुमने हमारी महारानी को बाज कहने का दुस्साहस किया है। तुम्हारी जगह और कोई होता तो हम उसे तुरंत मौत के घाट उतार देते। गनीमत इसी में है कि तुम यहाँ से फौरन ही दफा हो जाओ, वरना क्रोधवश हम कुछ भी करने से नहीं हिचकेंगे। जब चंद्रमौली मयंक राज्य के महल से बाहर निकला तो ज्वाला में बुरी तरह जल रहा था। राजा सुयस ने मेरा इतना अपमान किया, मैं उनसे इस अपमान का बदला अवश्य ही लेकर रहूंगा। वे अपने आप को समझते क्या हैं? राघव नगर पहुंचने पर, क्या हुआ स्वामी, कुछ बात बना क्या? नहीं अहिल्या। चंद्रमौली ने विस्तार पूर्वक मयंक राज्य में घटी घटना अहिल्या को बताई। अब आपने क्या सोचा है स्वामी? अब मैं राजा सुयस से बदला लेकर ही रहूंगा, ऐसा बदला जैसा आज तक किसी ने किसी से ना लिया होगा। चंद्रमौली के षड्यंत्रकारी मस्तिष्क ने तुरंत तुरंत फुरंत ही एक घिनौनी योजना बना डाली और उसी समय राजा राघव के पास पहुंचा। आइए प्रधानमंत्री जी। महाराज, यदि आप क्रोध ना करें तो मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ। कहिए प्रधानमंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, आपके जुड़वा भाई सुयस पूरे विशाल मयंक प्रदेश के स्वामी बने हैं और आपको उन्होंने इस छोटे से प्रदेश का राजा बना दिया है। राजा होकर भी आप उनके अधीन हैं। राजा होने का भ्रम छोड़िए महाराज और कुछ कीजिए। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो प्रधानमंत्री जी? यही कि आपके भाई राजा सुयस स्वार्थी हैं महाराज। खामोश प्रधानमंत्री जी, ऐसी बातें कर तुम हम भाइयों में फूट डलवाना चाहते हो। ऐसी बातें कहने का तुम्हारा साहस कैसे हो गया? क्षमा करें महाराज, पर सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। सारे राज्यों में इस बात की चर्चा है, पर आपको इस विषय में अभी कुछ पता ही नहीं है। किस विषय में? यही कि राजा सुयस पुरुष न होकर हिजड़ा है। क्या? हाँ महाराज, तभी तो आज तक उनके कोई संतान नहीं हुई है। ओह, ये कैसे हो सकता है? ईश्वर की लीला बड़ी ही विचित्र है महाराज। कुदरत ने राजा सुयस के साथ साथ बहुत ही क्रूर मजाक किया है और अब राजा सुयस उससे भी ज़्यादा क्रूर मजाक आपके और आपके भाई राजा कुलवंत एवं राजा अजीत के साथ करने वाले हैं। कैसा क्रूर मजाक प्रधानमंत्री जी? चूंकि राजा सुयस संतानों उत्पत्ति में असमर्थ हैं, इसलिए वे अनाथ आश्रम से एक लड़का गोद लेकर उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की सोच रहे हैं। ओह, ऐसा? हाँ महाराज, यदि ऐसा हो गया तो एक दिन मयंक प्रदेश की बागडोर एक अनाथ राजा के हाथों में होगी। इस अवस्था में वो अनाथ राजा आपसे एवं आपके भाइयों से आप सबका समस्त राजपाट वापस ले सकता है। ओह,
महाराज, मैं आपको चेताने आया हूँ, समय रहते कुछ कीजिए वरना इस राजपाट से हाथ धो बैठेंगे। अच्छा हुआ प्रधानमंत्री जी, आपने हमें इस विषय से अवगत करा दिया। हम आज ही महंग प्रदेश जाकर राजा सुएज से इस विषय में बात करेंगे। नहीं महाराज, ऐसा भूल कर भी ना करना। जो कुछ करें सोच समझकर और गुपचुप करें। तो फिर हम क्या करें, तुम ही बताओ। महाराज, आप राजा सुएज से महाराज, आप राजा सुएज के हम उम्र एवं जुड़वा भाई हैं, इसलिए राजा सुएज के बाद मयंक प्रदेश की राजगद्दी पर सर्वप्रथम आपका ही हक बनता है। मैं चाहता हूँ राजा सुएज के स्थान पर आप ही मयंक प्रदेश के राजा बने, आपकी कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फहराने लगे। ये संभव नहीं है। राजा सुएज लोकप्रिय राजा है, फिर उनका सैन्य बल भी बड़ा है। हम तीनों भाई मिल जाएं तब भी उन्हें परास्त नहीं कर पाएंगे। महाराज, ये मुझे भी पता है कि राजा सुएज को युद्ध में नहीं हराया जा सकेगा, इसलिए मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं, जरा विस्तार से बताओ। महाराज, पहले आप अपने बाकी भाई राजा अजीत एवं राजा कुलवंत को राघवनगर बुलवाइए। ठीक है। अजीत एवं कुलवंत को राघवनगर बुलवाने के लिए दूत दौड़ा दिए गए। 5वें दिन राजा राघव, अजीत, कुलवंत एवं प्रधानमंत्री चंद्रमौली की गुप्त मंत्रणा हुई। प्रधानमंत्री चंद्रमौली, मैं और कुलवंत आपकी बात से सहमत हैं। यदि महाराज सुएज ऐसा करने जा रहे हैं तो निश्चय ही हमें उसका विरोध करना चाहिए। बताइए हमें क्या करना होगा। मैं एक तांत्रिक कालचूड़ को जानता हूँ, वो राजा सुएज की समाप्ति के लिए एक मारक तांत्रिक अनुष्ठान करेगा। मारक तांत्रिक अनुष्ठान पूरा होने पर तांत्रिक क्रियाओं द्वारा एक भयानक भैरवी प्रकट होगी। ये भैरवी राजा सुएज का अंत कर देगी। इस प्रकार राजा राघव के लिए मयंक प्रदेश का राज सिंहासन खाली हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपकी योजना बहुत अच्छी है, पर मैं चाहता हूं कि महाराज सुएज के मरने से पहले मयंक प्रदेश की जनता के सामने उसकी सच्चाई अवश्य अवश्य आ जाए। सच्चाई यानी यही कि मयंक प्रदेश की प्रजा जान जाए कि महाराज सुएज नपुंसक है। मैं ऐसा पता चलते ही सारी प्रजा उनसे घृणा करने लगेगी। महाराज, आपने भी बड़ी दूर की सोची है, ऐसा करना भी उत्तम रहेगा। फिर आप आज ही तांत्रिक कालचूड़ से संपर्क साधिए। उसी दिन तांत्रिक कालचूड़ हमने तुम्हें सारी बातें बता दी है। तुम आज से ही मारक तांत्रिक अनुष्ठान प्रारंभ कर दो। ठीक है प्रधानमंत्री जी, पर उस अनुष्ठान में आपको राजा राघव को, राजा अजीत एवं राजा कुलवंत सभी को भाग लेना होगा, तभी वो अनुष्ठान पूरा होगा। बस उसी दिन से तांत्रिक कालचूड़ ने मारक तांत्रिक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इधर राजा सुएज, जो कि शिव का परम भक्त था, प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। ओम नमः शिवाय। दूसरी ओर प्रधानमंत्री चंद्रमौली के जासूस मयंक प्रदेश की प्रजा में ये बात फैलाने में लगे हुए थे। भाई, कुछ सुना तुमने? क्या? हमारे महाराज सुएज हिजड़े हैं। क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। उनका उपचार कर चुके एक वैद्य ने मुझे यह रहस्य बताया है। ओह, अब तुम ही बताओ, एक हिजड़ा को तुम अपना राजा बनाना पसंद करोगे? लोगों के मस्तिष्क में इस प्रश्न को उठाकर जासूस आगे बढ़ जाता। यदि ये बात सच है तो राजा सुएज को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। जासूस सारे राज्य में अपना दुष्प्रचार फैलाने में जी जान से लगे थे। भाइयों, अभी प्रजा को सच्चाई का पता नहीं है। राजा सुएज नपुंसक होकर भी राजा की गद्दी से चिपका बैठा है। उसे तो स्वयं ही राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए। राजा सुएज तक भी ये समाचार पहुंचा। क्या कह रहे हो दूत? कोई प्रजा में हमें नपुंसक कहता फिर रहा है? हाँ महाराज, सारे राज्य में इसी बात की चर्चा हो रही है। ओह, ये तो हमारे लिए बड़ी ही शर्म की बात है। इस बात का जवाब मुझे भगवान शिव से ही मांगना चाहिए कि वे ही बताएंगे कि मैं नपुंसक हूँ या नहीं। वो उसी से मैं मंदिर में पहुंचा। भगवान, मैं आज से तेरी आराधना में लीन हो रहा हूँ।
अब मेरी ये आराधना तभी टूटेगी जब तू स्वयं दर्शन देकर मेरी प्रजा को सच्चाई बताएगा। अगले ही पल ओम नमः शिवाय। राजा सुएज को आराधना में लीन हुए पूरे 10 दिन बीत गए। ओम नमः शिवाय। उधर तांत्रिक कालचूड़ का मारक अनुष्ठान पूर्ण हुआ। भैरवी प्रकट हो। अगले ही पल भैरवी तू आ गई। कहो कालचूड़, मेरा आवाहन कैसे किया तूने? मुझे क्या करना होगा? भैरवी, मयंक प्रदेश जाकर राजा सुएज का नाश करो। जो आज्ञा साईं। अब भैरवी राजा सुएज का खात्मा करके ही लौटेगी। इसी खुशी में मंदिरापान का एक दौर हो जाए। अगले ही पल इधर भैरवी मयंक प्रदेश जा पहुंची। सुएज को ढूंढती वो मंदिर में जा पहुंची। ओम नमः शिवाय। राजा सुएज को शिव की आराधना में लीन देख भैरवी ठिठक कर खड़ी हो गई। ओम नमः शिवाय। इस समय तो मैं चाहकर भी राजा सुएज का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। मुझे यहीं रुककर इसकी आराधना पूरी होने की प्रतीक्षा करनी होगी। राजा सुएज की आराधना तो लंबी चलती थी, सो बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात तांत्रिक काल चूड़े मुझे ऐसे धर्मात्मा राजा के पास भेजा ही क्यों? मुझे जाकर उसकी खबर लेनी चाहिए। भैरवी वापस राघवनगर की ओर चल दी। उधर राघवनगर में राजा सुएज को मारकर भैरवी वापस आती ही होगी। उसी समय साएं, वो देखो भैरवी आ गई। कालचूड़, मैं बिना प्यास बुझाए वापस लौटी हूँ, इसलिए अब मैं तुम सबका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। भैरवी, ये क्या कह रही है तू? तभी कच ओ, कितना भीभत्स दृश्य है। चप चप, हमें यहाँ से तुरंत भाग निकलना चाहिए। चारों ने जैसे वहां से भागने का उपक्रम किया। ठहरो, भाग कर कहाँ जाते हो? अगले ही पल हमें छोड़ दो। शीघ्र ही चप चप उसने तीनों भाइयों का खून चूसकर उन्हें मार डाला। अब मेरी प्यास बुझी है। तत्पश्चात इधर मयंक प्रदेश में राजा सुएज आराधना का झूठा पाखंड छोड़कर मंदिर से बाहर आ जाओ। हम जानना चाहते हैं कि नपुंसक होते हुए भी तुमने मयंक प्रदेश का राजा बनने का साहस कैसे किया? बाहर आ पखंडी राजा। ठीक उसी समय अंदर भगवान शिव ने राजा सुएज के दर्शन दिए। सुएज, आंखें खोलो। सुएज ने आंखें खोली। भगवान, आखिर आपने मेरी पुकार सुन ही ली। अगले ही पल, नाथ बताइए कि क्या मैं वाकई में नपुंसक हूँ? नहीं सुएज, ये झूठ है। भगवान, आपने कह दिया और मैंने मान लिया, पर मेरी प्रजा इस बात का यकीन कैसे करेगी? चलो, मैं तुम्हारी प्रजा को सच्चाई बताता हूँ। मेरे साथ आओ। दोनों मंदिर से बाहर आए। शिव, साक्षात भगवान, हमारे अहोभाग्य। शीघ्र ही उठो नादानो और सच्चाई को जानो। अगले ही पल तुम्हारा राजा सुएज नपुंसक नहीं है, शीघ्र ही ये पिता भी बनने वाला है। ओह ऐसा? राजन, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको बहुत अपशब्द कहे थे। भगवान, यदि मैं नपुंसक नहीं हूं तो फिर मेरे खिलाफ ये दुष्प्रचार किसने और क्यों किया? ये सब चंद्रमौली का किया धरा था। तुमने उसकी बेटी के साथ विवाह करने से इनकार जो कर दिया था, इसके साथ ही राघवनगर में तुम्हारे तीनों भाई प्रधानमंत्री चंद्रमौली एवं तांत्रिक कालचूट सभी भैरवी के साथ हाथों मारे जा चुके हैं। वहां जाकर उनका अंतिम संस्कार करने का प्रबंध करो सुएज। ओह, भाइयों की मृत्यु का समाचार पा सुएज दुख से भर उठा। भगवान, ये सब राज सिंहासन के कारण हुआ है। मुझे क्या पता था कि मेरा राजपद मेरे भाइयों को अशांत कर रहा है। मेरे ही कारण मेरे भाइयों का दुखद अंत हुआ। सुएज, ये सब तुम्हारे कारण नहीं, उन सभी के पाप का दुष्परिणाम था। ये उनके साथ ऐसा ही होना था। ये कह शिव अंतर्धान हो गए। राघव नगर पहुंचकर राजा सुएज ने भैरवी द्वारा मारे गए सभी लोगों का अंतिम संस्कार किया। जब 9 माह पश्चात महारानी पन्ना ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया,
नन्हा युवराज अमर रहे, राजा सुयश अमर रहे, महारानी पन्ना अमर रहे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।